अभी लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा, आप सभी को पता है। हमने पढ़ा आपका कि उत्तल दर्पण द्वारा किरण आरेख बनाने के नियम थे, और उत्तल दर्पण के किरण आरेख भी हमने बनाए। सिर्फ दो ही टाइप के थे, एक अनंत में था और पी और अनंत के बीच में रखी वस्तु थी। इन दोनों से रिलेटिव हमने डायग्राम अभी आपके बनाए लास्ट वीडियो के अंदर। आज हमारा जो टॉपिक है वो चिन्ह परिपाटी का है। जो गोलीय दर्पण, जो उत्तल और अवतल के लिए गोलीय दर्पण जो होते हैं आपके, उनके लिए चिन्ह परिपाटी हमें याद रखनी है कि चिन्ह परिपाटी क्या है, क्योंकि जो हमारे न्यूमेरिकल आएंगे उसमें हमें काफ़ी मदद प्रदान होती है। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है इसके अंदर, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी। पहला पॉइंट क्या है, बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। मान के चलो कोई भी दर्पण है, गोलीय दर्पण आपका क्या है, कोई भी दर्पण है, चाहे तो वो आपका उत्तल है चाहे तो वो अवतल है। ये आपका अवतल और ये आपका उत्तल, ठीक है। ये आपका क्या है, मान के चलो ये बाईं और ये दाईं ओर, ठीक है। ये बाईं और ये दाईं ओर। तो कहने का मतलब समझो, ये उत्तल दर्पण था, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल है और ये उत्तल है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंट है कि बाईं ओर देखो, बाईं ओर की चीज़ें सब ऋणात्मक होंगी। कैसी होंगी, ऋणात्मक। बाईं ओर, ये भी बाईं ओर था, इसकी भी सब ऋणात्मक होंगी। लेकिन दाईं ओर की सब कैसी होंगी, धनात्मक। दाईं ओर की कैसी होंगी, धनात्मक। जैसे कि आपको बताया गया है, देखो कि बिंब हमेशा वस्तु के बाईं ओर रखा जाता है, बिंब हमेशा। अब ये दर्पण है, मान के चलो ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में बिंब हमेशा कहाँ रखा जाएगा, यानी वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी। कहाँ रखी जाएगी, बाईं ओर रखी जाएगी। ये बाईं ओर है, वस्तु हमेशा इस तरफ ही रखी जाएगी, दर्पण के इस तरफ ही रखी जाएगी। कोई भी दर्पण हो, चाहे तो उत्तल हो, उत्तल में भी वस्तु कहाँ रखी जाएगी, यहीं रखी जाएगी। वस्तु बाईं ओर ही रखी जाती है, इस तरफ ही रखी जाएगी। वस्तु कहाँ रखी जाएगी, बाईं ओर ही। बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। तो प्रकाश कहाँ से आएगा, जब वस्तु इधर रखी जा रही है तो प्रकाश कहाँ से आएगा, इसी तरफ से आएगा, बाईं ओर से ही आएगा। प्रकाश कहाँ से आएगा, इसमें भी बाईं ओर से ही आएगा। कहाँ से आएगा, बाईं ओर से ही आएगा। सभी को पता है कि बाईं ओर से ही प्रकाश आएगा। जब वस्तु बाईं ओर रखी जाती है तो प्रकाश भी कहाँ से आएगा, बाईं ओर से ही होगा आपतित। सेकेंड पॉइंट है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। आपको मालूम है दर्पण का ध्रुव कहाँ क्या होता है, दर्पण का ध्रुव पी होता है। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, पी होता है। दर्पण के ध्रुव क्या होते हैं, पी होता है। ये ध्रुव है, ये भी ध्रुव है। तो दर्पण के ध्रुव से ही सारी दूरियां मापी जाएंगी, चाहे इधर से दूरियां नापी जाए चाहे इधर से दूरी नापी जाए। हमेशा कोई भी दूरी हो, अगर मैं बात करूँ ये एफ है, तो यहाँ से फोकस दूरी अगर मैं नापूंगा तो ध्रुव से ही मापी जाएगी। कहाँ से मापी जाएगी, ध्रुव से ही मापी जाएगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ फोकस है तो यहाँ पर ही दूरी मापी जाएगी। अगर मैं कहूँ ये वक्रता त्रिज्या, तो ध्रुव से ही मापी जाएगी वक्रता त्रिज्या। तो कहने का मतलब है ध्रुव से ही मापी जाएंगी जितनी भी दूरियां होंगी। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर मतलब, मुख्य अक्ष के समांतर क्या है, मुख्य अक्ष जिस तरह से है, ये मुख्य अक्ष है। अगर इसके समान कोई दूरी है, ऐसे ऐसे, चाहे इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए। तो वो कहाँ से मापी जाएंगी, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाएंगी। कहाँ से मापी जाएंगी, ध्रुव से मापी जाएंगी। तीसरा पॉइंट है कि मूल बिंदु के दाईं ओर, मूल बिंदु के दाईं ओर, मूल बिंदु आपका ध्रुव है। मूल बिंदु क्या है, ध्रुव है, जिससे सभी दूरियां नापी जाती हैं, ठीक है। मूल बिंदु के दाईं ओर, मूल बिंदु पी है, इसके दाईं ओर, दाईं ओर ये होता है, दाईं ओर, और बाईं ओर ये होता है। बाईं ओर क्या होता है, ये होता है। तो दाईं ओर प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश, प्लस एक्स अक्ष के, ये एक्स है, ये क्या है, एक्स है, ये एक्स डैश है। तो ये प्लस एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये माइनस एक्स है, ठीक है। तो एक्स अक्ष के अनुदेश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होंगी। मतलब कहने का मतलब है कि दाईं ओर जितनी भी दूरियां होंगी मूल बिंदु से, सब कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। और माइनस एक्स अक्ष के अनुदेश सभी दूरियां बाईं ओर कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी, इधर की और इधर की दूरियां तब धनात्मक होंगी, ठीक है। जैसे कि आपको बताया, मूल बिंदु से दाईं ओर प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां सभी धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं चौथा पॉइंट, मुख्य अक्ष के लंबवत। मुख्य अक्ष के लंबवत मतलब अगर कोई मुख्य, आपकी मुख्य अक्ष है, ये आपकी क्या है, मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष पे एक लंबवत डाल दिया, कोई भी लंब डाल दिया,
मुख्य अक्ष पे क्या कर दिया, एक लंब डाल दिया। मुख्य अक्ष के लंबवत या नीचे भी लंब डाल दिया। तो मुख्य अक्ष के लंबवत जितनी भी दूरियां होंगी ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती हैं। वाई अक्ष की दिशा में आपको मालूम है कि ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, और ये आपकी क्या हो जाएगी, वाई अक्ष हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऊपर की ओर वाई। आपने डायग्राम देखा होगा इस तरीके से, एक्स और वाई, एक्स और वाई, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। ठीक है, तो वाई अक्ष के अनुदेश, ठीक है, वाई अक्ष के अनुदेश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होंगी। कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। तो वाई अक्ष की दिशा में ये सब कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। ऊपर की ये दूरियां अगर मैं नापूं कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है तो पॉजिटिव में आएगी, दूरियां कैसी होंगी, धनात्मक होगी। ठीक है, इसके बाद मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर माइनस वाई अक्ष के अनुदेश, नीचे की जो होंगी माइनस वाई होगी और नीचे की, और ये दूरियां मैं नापूंगा तो कैसी हो जाएगी, आपकी ऋणात्मक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। कैसी मानी जाती हैं, ऋणात्मक। चलिए चित्र में देख लेते हैं एक बार। देखिए बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक हैं, दाईं ओर की दूरी धनात्मक हैं। मूल बिंदु से सारी दूरियां नापी जाएंगी और ऊपर ऊंचाई से ऊपर की ओर जो होंगी आपकी दूरियां वो कैसी होंगी, धनात्मक होंगी, और नीचे की ओर कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। ये दर्पण है आपका, ये ध्रुव है। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा। इसके अंदर अगला टॉपिक है, देखते हैं इसके नोट पॉइंट है कुछ। ठीक है, बिंब की दूरी यू हमेशा ऋणात्मक होती है। वस्तु कहाँ रखी होगी भाई, बाईं ओर तो रखी होगी, तो बाईं ओर की दूरी कैसी है, ऋणात्मक। तो यू हमेशा बिंब की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी को यू से हम व्यक्त करते हैं और कैसी होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। सेकंड पॉइंट है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब मान के चलो ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का फोकस किधर होगा, इधर ही तो होगा, मान के चलो। अब दूसरे चित्र में देखते हैं कि ये अवतल दर्पण है, क्या ये अवतल दर्पण, और ये अवतल दर्पण का क्या है, अवतल दर्पण का ये क्या है, फोकस है। क्या ये अवतल दर्पण का फोकस है। ठीक, अवतल दर्पण का फोकस है। तो सारी दूरियां इधर की कैसी थी, ऋणात्मक है। तो फोकस दूरी अवतल दर्पण में कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। और उत्तल में अगर मैं बात करूं, उत्तल में अगर मैं बात करता हूं तो ये उत्तल दर्पण का फोकस इधर होगा और ये दाईं ओर हो गया। ये कैसा हो गया, दाईं ओर, और दाईं ओर की कैसी थी दूरी, धनात्मक थी। तो उत्तल में जो फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी, धनात्मक, और अवतल में जो फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक। अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, हमेशा धनात्मक होती है, जैसा कि चित्र में आपको बताया गया। दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र बड़े अच्छे याद रखिएगा क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आएंगे आपके, जो आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। ठीक, 1/f = 1/v + 1/u। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, शैडो जो बन रहा है आपका, वस्तु के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी कितनी है। यू वस्तु की दूरी है, बिंब की दूरी मतलब वस्तु की दूरी। एफ क्या है, फोकस दूरी है। एफ क्या है, फोकस दूरी। ये रिलेटिव है, ये संबंध है, याद रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। बहुत अच्छा टॉपिक था, सभी को समझ में आ रहा है। अगला देखिए, इसके अंदर टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है इसके अंदर हमारा, इसके अंदर फिर आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे थोड़े से जो आपको बताए जाएंगे। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, आवर्धन की बात करेंगे, आवर्धन है हमारा टॉपिक। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई। सभी को समझ में आया होगा कि वस्तु की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई। देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई को आई से, वस्तु की लंबाई को ओ से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई किससे, आई से, वस्तु की लंबाई को ओ से। ठीक, -v/u। तो जो v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, वस्तु की दूरी है। m = -v/u भी होता है सूत्र, याद रखिएगा। क्या हम कर सकते हैं कि जो आपकी प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी क्या होती है, आपकी आवर्धन कहलाता है। ये भी तो m = -v/u होता है। नोट पॉइंट है आपका, नोट पॉइंट देख लेते हैं कुछ। यदि m ऋणात्मक है, यदि m का मान, जो अभी रेखीय आवर्धन जो आपका था, अगर ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ये बात आपको याद रखनी है कि m का मान अगर ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। यदि m धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। यदि i = 0 तो m = 1, प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर होता है। यदि i = 0 है और तो m = 1 होगा, m बराबर क्या होगा, 1, तो प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर। कब, यदि किसी न्यूमेरिकल के अंदर आपको m बराबर आवर्धन 1 दे दे, क्या दे दे, 1,
तो इसका मतलब समझ लेना कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर होता है, यानी वस्तु के बराबर होता है। यदि आई बड़ा है ओ से, यदि आई बड़ा है ओ से, तो आई क्या है आपको मालूम है, प्रतिबिंब की लंबाई है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई से बड़ी है तो एम बड़ा होगा एक से, तो प्रतिबिंब बिंब से कैसा होगा, बड़ा होता है। प्रतिबिंब कैसा होगा, बिंब से बड़ा होगा। देखो यहाँ पे बताया गया प्रतिबिंब बड़ा है किससे, वस्तु से। वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई किससे, वस्तु की लंबाई से बड़ी है। कब, जब एम बड़ा होगा एक से। एक से अगर एम बड़ा है, देखो एम बराबर एक आया तो आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार दोनों को बराबर होगा। अगर एम बड़ा है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। अगर एम छोटा है एक से तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब बिंब से, वस्तु से छोटा होगा। ये बातें आपको याद रखनी है यहाँ पर कि एम अगर छोटा है तो प्रतिबिंब की लंबाई छोटी है, वस्तु की लंबाई अधिक है। एम अगर बड़ा है तो प्रतिबिंब की लंबाई ज़्यादा है और वस्तु की लंबाई कम है। ओ वस्तु की लंबाई होती है और आई प्रतिबिंब की लंबाई होती है, सभी याद रखना। इसके बाद लास्ट है हमारा, इसके अंदर देखते हैं नोट पॉइंट अगला, कि अगला नोट पॉइंट हमारा क्या है कि समतल दर्पण का आवर्धन सदैव +1 होता है। समतल दर्पण की बात कर रहा है, यहाँ गोली दर्पण की बात नहीं कर रहा है। समतल दर्पण का अगर आवर्धन पूछा जाए आपसे तो +1 होता है। प्लस चिन्ह यह आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है। प्लस जो चिन्ह है इसके अंदर, +1 के अंदर प्लस जो चिन्ह है वो प्रतिबिंब क्या दर्शाता है, आभासी दर्शाता है कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। और जो एक लगा हुआ है प्लस के आगे वो क्या दर्शाता है, और एक दर्शाता है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर है। मैंने बताया था कि m बराबर 1 आ जाए तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगला पॉइंट है, यदि m का मान पॉजिटिव है, m का मान अगर पॉजिटिव आता है तो, और m ग्रेटर देन 1, यानी m जो है स्मॉल है, छोटा है, मतलब m छोटा है 1 से, आवर्धन जो है 1 से छोटा है तो दर्पण उत्तल होगा। दर्पण कैसा होगा, उत्तल होगा। अगर m बड़ा है 1 से तो दर्पण कैसा होगा, अवतल होगा। m पॉजिटिव आएगा और बड़ा होगा 1 से तो दर्पण अवतल होगा। m पॉजिटिव आएगा, m छोटा होगा 1 से तो दर्पण उत्तल होगा। यदि m नेगेटिव है तो दर्पण अवतल होगा। कंडीशन एक ही है इसकी कि m नेगेटिव आया तो आपका दर्पण अवतल होगा। ये बात आपको याद रखनी है। सभी को समझ में आया होगा टॉपिक। इसके बाद हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ समझेंगे आपके न्यूमेरिकल्स। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, अगर प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना बेटा। और सभी बच्चों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।